आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने दुल्हन के पास जाऊं, जो ना जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी उम्र 26 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। कुमकुम की लाइट से घर को सजाया गया था ताकि यह महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। यह घर मेरा नहीं था बल्कि मेरी मुंह बोली मौसी का था। उनके पति का काफ़ी सालों पहले देहांत हो चुका था और मेरी मासी अकेली थी और मैं भी अकेला था। इसलिए मासी ने मुझे कहा, तुम मेरा बेटा बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मासी मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी, साथ खेलकर और पढ़कर बड़ी हुई थी और यह साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की यह सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वह मेरी सगी माँ से ही लगती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरा बेटा बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी इस घर की ज़रूरत थी और मौसी को सहारे की ज़रूरत थी। इसलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया। मैं पिछले 3 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर मासी और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 3 साल पहले मासी की बेटी की उम्र 12 साल की थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था। लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वह कमरा जो मासी ने इस घर में मेरे नाम का रखा था और मैं 3 साल से इसी कमरे में रहता था। लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुँह बोली मासी की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वह अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। मासी शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वह भी घर वापस चले गए थे। लेकिन मैं कश्मकश में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं एक 15 साल की लड़की के साथ पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे सोचते हुए ही अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ, क्योंकि वह जैसी भी थी अभी बहुत ही कम उम्र थी और छोटी बच्ची ही थी। मैंने बस अपनी मासी के कहने पर यह शादी की थी। हाँ, अगर रागिनी थोड़ी सी बड़ी होती, वह 15 की जगह 18 या 20 साल की होती, तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई ऐतराज़ ना होता। मुझे ऐतराज़ सिर्फ और सिर्फ रागिनी की कम उम्र होने पर था। उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मासी ने कुछ इस तरह से जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार ना कर सका। मैंने तो मासी से यह कह दिया कि मैं अभी रागिनी के साथ फेरे ले लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर देना। जब वह बड़ी हो जाएगी तब तक मैं अपने दोस्त के पास दुबई चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद आप विदाई कर देना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन मासी कहने लगी, नहीं, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर रागिनी को विदा होकर जाना था। विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति पत्नी एक रिश्ते में बन जाते हैं, एक दूसरे के होते हैं, वह शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब रागिनी बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 4-5 साल के बाद। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और यह वाकई कानूनी जुर्म ही था। इसलिए खामोशी से मासी ने मेरी शादी करवा दी। वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती है तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफ़ी हद तक डरा हुआ भी था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से ख़राब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर चुगली कर दी कि मैंने एक कम उम्र लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सज़ा तो मिल ही जानी थी। यही सब सोचकर और उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी मासी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो? वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मासी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि मासी को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। यह कहकर मैं मासी से नज़रें चुरा लिया। अगर वह वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती है तो मुझे जाने में कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन वह तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मासी ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैं बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते हो। मासी की बात पर मैं हैरान हो गया
यह दुत्कारने वाली बात कहाँ से आ गई? वह शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मजबूरन मुझे वहाँ से उठना पड़ा और रागिनी के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा रागिनी पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी है। मुझे ना जाने क्यों रागिनी को देखकर बहुत दुख हुआ था। वह छोटी सी बच्ची थी और मासी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊँगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उससे कोई बात नहीं की। वह सर झुकाए बैठी थी। वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वह तो इतनी बड़ी नहीं थी। वह छोटी सी थी और मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर ही सो जाएं, सोफ़ा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वह छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसी कर दी थी। मुझे लगा कि वह मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैं सोफे पर सोने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन जब वह खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंख बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जगा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि रागिनी अभी तक बैठी हुई है। क्या वह मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर यह भारी भरकम कपड़े बदल कर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि मेरी बात सुनकर नाराज़ हुई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी। इतनी छोटी सी तो थी। फिर थोड़ी देर बाद वह ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने कपड़े बदल लिए और मेरे बराबर लेट गई तो मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी। लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वह बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही है। मैं बार बार उसे फिर से उसकी जगह पर आराम से धकेल देता, लेकिन वह फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती। वह शायद नींद में थी या उसको ज़्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वह तो नींद में यह हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसकी यह हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वह मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वह भी मेरी पत्नी थी और मैं उस पर पूरा हक रखता था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का रिश्ता बनाऊं, और यह कानूनी जुर्म भी था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती तो रागिनी के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई ना कोई सज़ा ज़रूर होनी थी, क्योंकि साबित हो जाता कि बेशक मैंने सिर्फ उससे शादी ही नहीं बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी कायम किया है। और मैं सही सोच रहा था, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उसे दूर ही रहूं। इसलिए मैंने रागिनी को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ करवट बदल लिया। सारी रात मैं बेचैन ही रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा रागिनी अभी तक सो रही है। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी रागिनी को लेकर। मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं रागिनी की माँ से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दे जब तक कि वह 18 साल की नहीं होती। रागिनी एक ऊंचे लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। वह 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, 17 साल की लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि किसी गुड़िया की तरह लगती थी, लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था। मैं ज़्यादा रागिनी से बातचीत नहीं किया करता था। मैं 3 साल से इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही ना हूँ। मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था, या फिर मासी कोई काम देती तो तब उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर आ जाता था, या बिजली का बिल जमा करना होता या गैस भरवानी होती तो ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए मासी मुझे बुलाया करती थी और मैं उस समय घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। नौकरी की तलाश में मैं घर से बाहर निकलता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी,
लेकिन कुछ न कुछ काम ज़रूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मासी के घर मेरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी कि एक दिन मासी ने मुझसे एक ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। मासी की तबीयत तो थोड़ी ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मासी की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया था, क्योंकि उनकी बेटी रागिनी सिर्फ 15 साल की थी और मैं कैसे छोटी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र इस समय 26 साल थी और वह मुझसे पूरे 11 साल छोटी थी। लेकिन मासी ने तो जैसे उसको बहुत बड़ी समस्या बना लिया और रोना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 3 साल से मासी के घर में पल रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना थी। मासी के अलावा मेरे पास मेरे मामा का घर था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था। हर समय मेरी इंसल्ट की जाती थी। मुझे निकम्मा नकारा कहकर हर समय मेरा दिल जलाया जाता था। उसके उलट मैं यहाँ सुकून से रह रहा था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ न कुछ कारोबार शुरू कर लूं, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तो तब तक मैं मासी के घर पर ही रहूँगा। और जो पैसे मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन कामों से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था, उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि ज़्यादा पैसे जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं, नहीं तो किराए का घर ही ले लूं, लेकिन अपने रहने का इंतज़ाम कर लूं। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी मासी के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन मैं उसको भी संभाल कर रखता जा रहा था। यह मेरी मासी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बगैर दिल दुखाए अपने पास रखा। मामा के घर में मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन यह खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब मासी ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी कि जिसे मैं ना स्वीकार कर पा रहा था, ना ही इनकार कर पा रहा था। मासी के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं इन्हें इनकार कर ही नहीं सकता था, लेकिन यह मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन मासी का दिल टूट जाता। वैसे ही वह अभी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी, उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से मासी को कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। दूसरा, मेरी इस बात से मासी का दिल दुख सकता था। वह मुझे इस घर से निकाल भी सकती थी, या फिर शायद वह मुझे अपने घर में रख भी लेती, लेकिन मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल न रहता। बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने की बात मान लिया, लेकिन मेरी शर्त यह थी कि विदाई 5 साल के बाद की जाए। लेकिन मासी की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका हुआ जब उन्होंने कहा कि उन्हें विदाई भी साथ ही करनी है। मैंने कहा, ऐसे भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि जल्दी विदाई हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा और भगवान की कृपा से आप अब बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो मासी ने कहा, कुछ भरोसा नहीं है कि कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान खून हो। कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है और ना बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को ख़त्म करना तुम्हारे लिए आसान है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी हो जाए और तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाओ। मासी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था, कि हर माँ को यह डर होता है कि उसकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा। और रागिनी छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी कर भी सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट लड़कियां थीं जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। हो सकता था कि उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाता। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैं रागिनी से शादी की हामी भर ली थी और विदाई के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वह घर लेने के लिए काफ़ी नहीं थे, और अगर घर ले भी लेता तो फिर खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रागिनी से शादी में ही भलाई समझी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा बस कुछ साल इंतज़ार करता हूँ, वह बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई रिश्ता रखूँगा। बस ठीक है, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी रागिनी के साथ। या फिर यह भी हो सकता है कि बड़ी होकर रागिनी
का दिमाग बदल जाए और वह खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उसे पूरे 11 साल बड़ा था। अगर वह ऐसा करती तो मेरे लिए यह आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन रागिनी की हरकतें तो मुझे कुछ और ही पता दे रही थी। वह इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने से वह मेरे करीब होने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि यह शायद मासी की पढ़ाई हुई है, कि उन्होंने ही रागिनी को यह समझाया होगा कि किसी तरह वह मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी ही रागिनी उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बन जाए। मुझे मासी की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपनी बच्ची की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरा यह ख्याल भी गलत साबित हो गया कि मासी की पढ़ाई हुई है। मैंने महसूस किया कि रागिनी तो खुद इस टाइप की है कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया है। वह हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और शायद उसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके अंदर जज्बात पैदा हो गया था और मैं उसका पति था, इसलिए वह सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों में हार्मोन के बदलाव शुरू हो जाते हैं और उन्हें यह इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। यह उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो वह अपने राह से भटक जाती हैं। और रागिनी भी उसी उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदलते हार्मोन्स उसे तंग कर रहे थे। शायद रागिनी को यह इच्छा थी कि मैं उसके करीब जाऊं और एक रिश्ता कायम करूं, और इसलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम एक ही बेड पर सोते थे तो वह मेरे करीब आ जाती, अच्छे से तैयार होकर, और मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वह अभी सिर्फ 10th क्लास में थी। मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वह मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उसे कहता, पीछे हट कर बैठो तुम। कुछ देर के लिए पीछे हो जाती है और फिर दोबारा से फिर मेरे करीब हो जाती। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। यह कानूनन जुर्म है और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूँ। कुछ दिनों से मैंने देखा रागिनी की दिमागी हालात दिन ब दिन अब खराब होती जा रही है। उसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था और वह मेरे सीने से लग गई। मेरे शरीर में भी जैसे आग लग चुकी थी। लेकिन मुझे रागिनी की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया तो वह रोने लगी। बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बातें करो। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था, ना जाने कितनी बुरी बात सुनाई, और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर ही रहा और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। और यह 2 दिन मैं अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मासी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि रागिनी का रंग पीला पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वह शायद मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ही परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं मासी से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे रागिनी कुछ चुप चुप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची है, अभी बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से से नहीं। मैं कमरे में गया तो रागिनी अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से में यह भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने रागिनी को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो एकदम से डर गई थी। कहने लगी, प्लीज़ कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूँगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस भरी और उठकर रागिनी के पास आया, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठा दिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे बहुत कुछ गलत बोल गया। मेरी ज़रा सी नरमी पाकर वह रोने लगी, रोते हुए मेरे साथ लग गई। मैं उसे चाह कर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया। वो सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। मम्मी के मजबूर करने पर आपने मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती, बल्कि अच्छी लगने लगी हो तुम।
अब तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास मैं आ नहीं सकता क्योंकि तुम बहुत कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने आज उसे अपना हर डर बता दिया था। मुझे लगा यह सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वह तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूब गई थी। से मैं कुछ और आगे को बढ़ा तो रागिनी का पेट फूलने लगा, उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। मासी भी उन दिनों कुछ चुप चुप सी थी, काफ़ी बीमार भी रहने लगी थी। मैं मासी से रागिनी के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाए, तो मासी कहने लगी मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। मासी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया वह दम तोड़ चुकी थी। यह सदमा रागिनी के लिए भी बहुत बड़ा था। उस समय मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी आपकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था और उसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था, वह कम उम्र में ही यह गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मासी की जल्दबाजी अब मुझे समझ आई थी। रागिनी का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था। मेरी अकल हैरान थी, इतनी सी उम्र में रागिनी यह सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी आपकी पत्नी बहुत कम उम्र है, उसका बहुत ख्याल रखें वरना डिलीवरी में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो रागिनी को कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि इतनी सी कम उम्र में तुम यह सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और मासी को मैं ही मिला था तुम्हारा यह पाप छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे ऑटो ड्राइवर ने जबरदस्ती मेरे साथ। यह कहकर वह सिसक सिसक कर रोने लगी, कहने लगी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र हूँ और तकलीफ सह नहीं सकती। मैं यह सुनकर सर पकड़कर बैठ गया था। रागिनी कहने लगी मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वह मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वह मुझे सहन नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल आया, हमेशा हमेशा के लिए। मैं काफ़ी दिनों से दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं रागिनी को उसकी माँ के पास छोड़कर दुबई चला जाऊंगा, 4-5 साल बाद आऊँगा। तब तक रागिनी लगभग 19-20 की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुलकर आया था मेरी हस्ती को हिला कर रख दिया था। दुबई जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले दिन ही रागिनी को बिना बताए दुबई चला आया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वह अकेली कम उम्र लड़की है जो कि माँ बनने वाली थी और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी। वह अकेली थी, उसका क्या होता मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस समय मैं बस गुस्से में था और गुस्से में यह फैसला मैंने कर लिया था। मैं उसे छोड़कर दुबई आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता मेरे पीछे रागिनी का क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था और यह एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता, रागिनी का ख्याल मुझे परेशान करता था और यूं ही वक्त गुजरता रहा और 2 साल बीत गए और 2 साल के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया था क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वह ख़त्म हुआ था और मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिली हुई थी। सच कहूँ मैं तो सिर्फ रागिनी की खातिर हिंदुस्तान आया था, वरना हिंदुस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों में बहुत बेचैन रहा था और मेरा जो 2 साल का एग्रीमेंट था उसके ख़त्म होते ही मैं सीधा हिंदुस्तान आया था। मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि रागिनी ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं निश्चित हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या वह वाकई रागिनी थी? एकदम हड्डियों का ढांचा, वह सामने सोफे पर पड़ी हुई थी, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो, हाथ पैर सूख कर लकड़ी के समान हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे विश्वास नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा रागिनी हाँ मैं ही हूँ, और फिर उसकी आंखों से आंसू बह चले थे। वो रोने लगी और बोली तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ सही हूँ। पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे जिंदा क्यों रखा है, वरना शायद मैं मर तो उसी दिन जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वह तकलीफ याद करती हूँ तो अब भी सहम जाती हूँ। उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी अपना नहीं था। वह अपनी आप बीती सुना रही थी
और मैं बस उसे सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालात पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उससे मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन ज़िंदगी जीने की कोई उमंग ही नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन शायद गलती इसमें मेरी भी नहीं थी। जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ, जो ज़बरदस्ती किया गया था। मैं उसे बाहों में उठाकर अस्पताल लेकर भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। मैं उसे अपने साथ दुबई ले आया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। पूरा 1 साल लगा था उसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ किया मैंने गुस्से में कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रागिनी का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन मैंने रागिनी को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था। उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया था। हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।